Hello students today we will discuss next topic of this chapter 5 coal and petroleum में next topic है petrochemicals. So let's discuss what are petrochemicals. पेट्रोलियम और कोल का हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, किस तरह से पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है, क्या क्या यूज़फुल जो कंपोनेंट्स हैं पेट्रोलियम के वो ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. सो पेट्रोकेमिकल्स क्या है? पेट्रो का मतलब पेट्रोलियम, ठीक है, केमिकल मतलब केमिकल्स, दो वर्ड से मिला है पेट्रो केमिकल्स. तो इसका मतलब है कि पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं? मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. क्योंकि नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है, ठीक है, पेट्रोलियम के ऊपर पहले नेचुरल गैस मिलती है, ठीक है. तो जो केमिकल्स या जो यूज़फुल सब्सटेंस कहिए जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है. जब रिफाइन करते हैं ना, तो ये सारी यूज़फुल जो सब्सटेंस हैं ये ऑब्टेन किए जाते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग में. अब इनका यूज़ कहाँ होता है? दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर. जो सिंथेटिक फाइबर्स होती हैं, नायलॉन है, पॉलीएस्टर है, ठीक है, इनको बनाने में किया जाता है. पॉलीथीन हो गया, रबड़ है, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक है, डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, मेडिसिन में यूज़ होता है. तो इन पेट्रोकेमिकल्स का यूज़, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से सब्सटेंस मिलते हैं, उनका यूज़ जो है इन सभी चीज़ों को बनाने में किया जाता है, ठीक है. कौन कौन सी? पॉलीथीन, पॉलीएस्टर हो गया, नायलॉन है, सिंथेटिक रबड़ है, प्लास्टिक, एक्सप्लोजिव्स, ड्रग्स, ठीक है. तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स. तो क्योंकि पेट्रोलियम जो है इट इज़ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कमर्शियल इम्पॉर्टेंस है ना इसकी, ये सारे प्रोडक्ट हमें पेट्रोलियम से ही मिलते हैं. तो पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ठीक है, गोल्ड की तरह इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि पेट्रोलियम से बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं या बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं. तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि गोल्ड की तरह इम्पॉर्टेंट है ये, जैसे गोल्ड होता है, ठीक है. तो आप देख सकते हैं पिक्चर में ये सभी जो सब्सटेंसेस हैं या सभी जो प्रोडक्ट हैं, डाइज हैं, ड्रग्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ये सिंथेटिक रबड़ है, परफ्यूम है, एक्सप्लोजिव्स हैं, ठीक है, या पेपर हो गया, ऑइंटमेंट है, वैसलीन है, क्रीम्स होती हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं पेट्रोलियम से, ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, ठीक है ना. नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेचुरल गैस, ठीक है. नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है. CH4 मीथेन का फॉर्मूला है. तो नेचुरल गैस में क्योंकि मीथेन जो है अबाउट 97% पाई जाती है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं CH4, क्योंकि मेन कंपोनेंट मीथेन ही है. तो नेचुरल गैस जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल विच अकर डीप इनसाइड द अर्थ. जब मैंने पेट्रोलियम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब पेट्रोलियम जो है डीप इनसाइड द अर्थ हमें मिलता है, कहाँ पे मिलता है? बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स. इम्परवियस रॉक्स क्या हैं? नॉन पोरस रॉक्स, ठीक है, जिनके नीचे नहीं जाएगा पेट्रोलियम. तो वहीं पे पेट्रोलियम के साथ जो है नेचुरल गैस मिलती है. पेट्रोलियम नीचे होता है, नेचुरल गैस ऊपर होती है, ठीक है, या फिर कहीं पेट्रोलियम से अलग भी मिलती है. इधर पेट्रोलियम के साथ भी मिल सकती है और या फिर अलोन भी मिल सकती है, ठीक है. तो नेचुरल गैस क्या है? मैंने बताया आपको, इट्स अ मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, वो कंपाउंड, ठीक है. तो इसमें क्या होता है? मेन होता है मीथेन. अबाउट 97% मीथेन ही होती है नेचुरल गैस में. ब्यूटेन और प्रोपेन भी होते हैं थोड़े अमाउंट में, ठीक है ना. तो नेचुरल गैस जो है इट इज़ आइडियल फ्यूल, बहुत अच्छा फ्यूल होती है, ठीक है, क्योंकि इट बर्न विद ब्लू स्मोकलेस फ्लेम. ब्लू स्मोकलेस फ्लेम के साथ ये जलती है विदाउट लिविंग एनी ऐश. पीछे कुछ ऐश नहीं बचती है. इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है. कैलोरीफिक वैल्यू मैंने बताया था आपको कि कैलोरीफिक वैल्यू होता है जो फ्यूल जलने पर ज़्यादा हीट एनर्जी दे, ठीक है. जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी देगा, हीट देगा मीन्स वो उतना ही अच्छा फ्यूल होगा,
तो बेटा इंडिया में जो है नेचुरल गैस पाई जाती है, त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा है। ठीक है, तो नेचुरल गैस क्या है? इट्स मेन कंपोनेंट इज मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं थोड़े अमाउंट में, और ये कहाँ मिलती है? इधर अलोन और या फिर अबव द पेट्रोलियम, जहाँ पे पेट्रोलियम होता है उसके ऊपर। तो यूजेस की बात करें तो नेचुरल गैस जो है इसको स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, तो अंडर हाई प्रेशर जब नेचुरल गैस को स्टोर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड, देखो कंप्रेस मतलब जिसको कंप्रेस प्रेशर डाला जिसके ऊपर, ठीक है, नेचुरल गैस को के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल के जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनती है। और कंप्रेस नेचुरल गैस तो आपको पता ही है, सीएनजी जो है आजकल कितने जो है गाड़ियों में एज अ फ्यूल यूज़ होती है, कार में, बसेस में, ट्रक्स में। आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे जो है सीएनजी यूज़ की जाती है एज अ फ्यूल। ठीक है, क्योंकि इट्स लेस पॉल्यूटिंग। ठीक है, पोल्यूशन नहीं होता है। पेट्रोल या डीजल डालने से पोल्यूशन होता है, बहुत हार्मफुल गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं। ठीक है ना, तो सीएनजी का यूज़ पावर जनरेशन में भी किया जा रहा है। ठीक है, फिर या फिर जो सीएनजी है ये डायरेक्ट इसकी सप्लाई जो है गैस वेल से डायरेक्ट होम या फैक्ट्री तक भी की जाती है, कहीं कहीं थ्रू द नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स। नीचे अंडरग्राउंड पाइप्स डाली होती हैं, डायरेक्टली जहाँ पे गैस वेल्स हैं वहाँ से सप्लाई पहुँचाई होती है इंडस्ट्रीज़ तक या फिर घरों तक। ठीक है ना, तो ये सारी जगह तो नहीं है ना, ठीक है, कहीं कहीं पे है ऐसे नेटवर्क। तो जिस तरह से वडोदरा है गुजरात या सम पार्ट ऑफ दिल्ली, तो वहाँ पे ये जो सेटअप है वो है। ठीक है, पाइपलाइंस का, कि गैस वेल से डायरेक्टली पाइप जो पाइप्स हैं वो अंडरग्राउंड बिछा के जो है सप्लाई दी हुई है। ठीक है, तो नेचुरल इस तरह से कंप्रेस नेचुरल गैस का जो है यूज़ है। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन ब्लैक विच इज़ यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री। ठीक है, कार्बन की एक फॉर्म है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ही है ये भी, कार्बन ब्लैक, तो जिसका यूज़ जो है रबर इंडस्ट्री में किया जाता है। तो वो भी नेचुरल गैस से ही बनता है कार्बन ब्लैक। ठीक है, या नेचुरल गैस का यूज़ जो है हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्रियल स्केल पर ऑब्टेन करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और इसका यूज़ फिर होता है हाइड्रोजन का यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने में। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें तो नेचुरल गैस का यूज़ जो है हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने में किया जाता है। देखिए रिएक्शन देख सकते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस मीथेन होती है इसमें मेन, तो स्ट्रॉन्ग हीट करके जो है इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस हाइड्रोजन गैस का यूज़ जो है अमोनिया को बनाने में किया जाता है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं इन फॉसिल फ्यूल्स की। कोल, पेट्रोलियम में यूजेस तो पढ़ लिए, लेकिन अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन मीन्स कि क्या कमियां हैं इनमें। ठीक है, क्या लिमिटेशंस हैं इन फॉसिल फ्यूल्स की। तो हमने पढ़ा कि ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिबल हैं, इट मीन्स कि लिमिटेड हैं, ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इनकी। ठीक है, तो जैसे इनकी लिमिटेशंस क्या हैं इन फॉसिल फ्यूल्स की, कि ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी है और ये एयर पॉल्यूशन कॉज करती हैं। ये लिमिटेशंस हैं इन फॉसिल फ्यूल्स की। क्यों? क्योंकि ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, नंबर 1 लिमिटेड अवेलेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चाहे कोल ले लो या पेट्रोलियम गैस ले लो आप या नेचुरल गैस, ये ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। हमने पढ़ा था कि इनको बनने में जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं दे चेंज टू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इनको बनने में। तो ऐसा नहीं है कि इनको हम जो है इजीली रिप्लेनिश कर लें, रिप्लेस कर लें, या इनकी रिसाइकलिंग हो जाएगी थोड़े टाइम में। नो, ठीक है, अभी हम इसी अगर स्पीड से, जिस स्पीड से आज हम यूज़ कर रहे हैं अपने इन फॉसिल फ्यूल्स का, अगर इसी तरह से हम इनको कंज्यूम करते रहे तो कुछ सालों के बाद जो है, थोड़े ही ईयर्स के बाद जो है,
ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ ईयर्स के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और इनको बनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। ठीक है। सेकंड, एयर पॉल्यूशन। अब जब ये फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, एनर्जी तो निकलती है, बट साथ में कुछ हार्मफुल गैसेस भी जनरेट होती हैं। अब वो हार्मफुल गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। तो ये हार्मफुल गैसेस हैं जो इन फॉसिल फ्यूल्स के जलने से निकलती हैं। ठीक है, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, एयर पॉल्यूशन होता है। साथ में जो है, अगर इन ये हार्मफुल गैसेस जो हैं, जब हम ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिजम्स हम जो हैं कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, तो हमें भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, कफ हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अस्थमा हो जाता है, तो कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है ना। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, जब ये फॉसिल फ्यूल के जलने से निकलती है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ या वाटर वेपर्स के साथ या रेन वाटर से कंबाइन करती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तेजाब बनता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला होता है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन। तेजाबी बारिश सुना ना। ठीक है, एसिड रेन है। तो पोल्यूटेड रेन जो है उसमें एसिड है, तो हम बोलते हैं उसको एसिड रेन। दैट इज़ वेरी हार्मफुल। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर ऐसे नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर भी पड़े तो उनको भी डैमेज करती है एसिड रेन। ठीक है, और बेटा साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है तो ये चाहिए भी। ठीक है, ग्रीन हाउस बनाने के लिए, अर्थ का टेम्परेचर, राइट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने का मतलब है कि जो हमारा अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होता है, फिर जो हमारी आइस कैप्स हैं, पोलर आइस कैप्स हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इफ़ेक्ट है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, और जिससे जो है हमारी पोलर आइस कैप्स, जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और वो पिघल गए तो क्या होगा, फिर बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी। ठीक है, जब ये फॉसिल फ्यूल्स इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनका इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। देखो बच्चों, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगर हम इस गैस को इनहेल कर लें, बाई चांस इस गैस को हम इनहेल कर लें, तो हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसका काम है ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना सेल से। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। ठीक है, और कंपाउंड बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन को फिर ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन बचता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन जाएगी हमारे सेल्स तक। जब हीमोग्लोबिन बचा ही नहीं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही मिल गया, तो फिर ऑक्सीजन कैसे जाएगी हमारे सेल्स तक। तो इस तरह क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने से हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता हमारे सेल्स तक, और जिससे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, जिससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बेटा जो है फॉसिल फ्यूल्स, इनकी लिमिटेशंस हैं। फ़ायदे तो हैं बट लिमिटेशंस भी साथ में ही जुड़ी हुई हैं। अगर हम इनका वाइज तरीके से यूज़ ना करें तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। राइट, तो बेटा ये हमने पढ़ा टॉपिक पेट्रोकेमिकल्स और क्या लिमिटेशंस हैं इन फॉसिल फ्यूल्स की। ओके।